हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। और यहाँ पे जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एमएससी के बारे में, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी मानसिक स्तर परीक्षण के बारे में जो है बहुत बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसको। एमएसई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन मानसिक स्तर परीक्षण क्या होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए। देखिए, मानसिक स्तर परीक्षण एक रोगी की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने का रूपरेखा है। देखिए, मानसिक स्तर परीक्षण मतलब मन के स्तर के परीक्षण, मतलब मन जो है किस स्तर में है, मतलब मध्यम में है। मतलब इससे ये जो परीक्षण होता है ना, यह व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, खान पीना, पहनावा ओढ़ावा, ये सभी चीज़ों से जो है व्यक्ति के भाव, इमोशन, मेमोरी पावर, समझ गए ना, डिसाइड निर्णय लेना, विल पावर, ये सब पर जो है डिपेंड करता है। और जो है इस सब जो है व्यक्ति को इसी सब चीज़ों को इस मेंटल एग्जामिनेशन में देखा जाता है। यानी व्यक्ति के जो रोगी होते हैं उसके मन के परीक्षण किया जाता है, मन को जांचा जाता है, समझ गए ना, मानसिक रोगों में, समझ गए। यह जो है इसका प्रयोग जो होता है वह मनोचिकित्सक द्वारा साक्षात्कार के समय मानसिक क्रियाशीलता जैसे इमोशन मतलब भाव, संवेग, थॉट मतलब विचार, मूड मतलब स्थिति, कंसंट्रेशन मतलब केंद्रण, मेमोरी मतलब स्मृति, जजमेंट पावर मतलब निर्णय लेने का क्षमता आदि के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। देखिए, ये जो एमएससी मेंटल एग्जामिनेशन जो किया जाता है, मानसिक स्तर का जो परीक्षण किया जाता है कि कौन से व्यक्ति का मानसिक स्तर जो है कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, कितना मीडियम है, ये जांचा जाता है। यह जो है साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, उनके द्वारा इंटरव्यू जो उनको किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है। तो उस समय जो ये मनोरोग के व्यक्ति होता है या जिसका मानसिक प्रॉब्लम होता है, प्रभावित होता है, तो इस मेंटल एग्जामिनेशन में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पेशेंट का इमोशन को, उसके थॉट को, उसके मूड को, उसके कंसंट्रेशन मतलब उसके केंद्रण को, केंद्रित करने की पावर को, मेमोरी पावर को, उसके जजमेंट पावर को, इस सब को जो है मूल्यांकन करते हैं, समझ गए। और इस मूल्यांकन के थ्रू देखते हैं कि व्यक्ति कितना ज़्यादा जो है सोच पाता है, कितना ज़्यादा भावनाओं में बह जाता है, कितना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाता है बातों पे, समझ गए ना, उसका जजमेंट पावर कैसा है। तो ये सब चीज़ों को जो है आकलन किया जाता है इस एमएससी में एक पेशेंट का, और फिर जो है निर्णय लिया जाता है कि पेशेंट किस तरह का है, समझ गए ना। तो यही आपका एमएससी हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे इसका रूपरेखा में क्या क्या चीज़ को देखा जाता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन मतलब मेंटल एग्जामिनेशन में क्या चीज़ का तैयारी किया जाता है, रूपरेखा इसका क्या होता है, देख लीजिए। कोई भी जो साइकेट्रिस्ट यानी जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर होते हैं, तो इस मेंटल हेल्थ परीक्षण में क्या क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, तो देख लीजिए। ए नंबर में है, देखिए आपको याद करना पड़ेगा, लगभग ये जो है 9 पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। 9 पॉइंट के आपको ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा, 9 पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, ए से लेकर आई तक है, समझ गए ना। चलिए, पहला है समान बाहरी रूप एवं व्यवहार। इसमें जो है समान मतलब जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, मतलब इसमें किसी व्यक्ति का जो है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा उसके समान रूप, समान बाहरी रूप और व्यवहार, मतलब इसमें व्यक्ति के व्यवहार को और उसके समान क्या बाहरी रूप है और क्या उसका व्यवहार है, इसको जो है जांच किया जाता है। तो किसी व्यक्ति में व्यवहार को और उसके और सारे बाहरी रूप, बाहर से दिखने वाले चीज़ों को जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको देख सकते हैं, इसके अंदर में जाँच सकते हैं, समझ गए ना। तो देख लीजिए, पहला है चेतना। किसी भी व्यक्ति का चेतना स्तर जो है जांचा जाता है, देखा जाता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा कॉन्शियस है किसी भी चीज़ को लेकर, या आलसी है, या फिर जो है वो क्या है, अचेतन है, समझ गए ना, या वो मूर्खतापूर्ण है, या आधी सोई हुई अवस्था में है, समझ गए ना। तो ये चेतना को देखा जाता है, समझ गए। इससे जो है व्यक्ति का व्यवहार तय होता है, समझ गए कि व्यवहार कैसा है। अगर व्यक्ति चेतन होगा मतलब कॉन्शियस होगा तो बढ़िया है, समझ गए ना। बाकी मूर्खता होगा तो समझ ही सकते हैं कि दिमाग काम नहीं करेगा। आलसी होगा उस कंडीशन में भी जो है आधा करेगा आधा नहीं करेगा। आधी सोई हुई अवस्था में रहेगा तो वही चीज़ें है। अनकॉन्शियस होगा मतलब बिल्कुल उसका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है इस बाहरी रूप में और उसके व्यवहार में जो दूसरा चीज़ें देखा जाता है वो है पहनावा। पहनावा मतलब व्यक्ति का जो है पहनावा क्या समान है या अधिक दिखावटी है या मूर्खतापूर्ण वाला उसका पहनावा है, समझ गए ना। तो आप लोग जानते भी हैं कि लोग कैसे कह देता है कि ये इसका पहनावा और हवा ऐसा है, इसके व्यवहार कैसा होगा, मतलब उसका व्यवहार कहीं ना कहीं डिसाइड होता है किसी का भी पहनावा से, समझ गए ना। तो पहनावा व्यक्ति को समान बनाता है या अधिक दिखावटी रहता है या फिर वो मूर्खतापूर्ण भी हो सकता है पहनावा, समझ गए ना। तो ये पहनावा भी इम्पोर्टेंट होता है व्यक्ति के बाहरी रूप देखने में और व्यवहार देखने में। नेक्स्ट है व्यक्ति स्वच्छता। अब कोई व्यक्ति आपके सामने आया और बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल जो है वो गंदा है या फिर हल्का फल्का भी गंदा है या जो है वह पर्याप्त स्वच्छता में है, तो अगर वो स्वच्छता होगा तो आपको जो है उसके साथ बैठने में और उसका जो है आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति सही में है, इसका जो बिहेवियर है अच्छा है क्योंकि यह साफ़ सुथरा होकर आया है। लेकिन गंदा होकर आएगा तो जो है आप उसको निगलेक्ट कर देंगे, कहेंगे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है, यहाँ पर इंटरव्यू है और यहाँ पर गंदे होकर चुका है, समझ गए ना। तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार को दर्शाता है स्वच्छता, समझ गए ना। तो ये स्वच्छता हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा व्यक्तिगत आदतें। व्यक्तिगत आदतें का मतलब है कि व्यक्ति का आदत कैसा है, खाने का तरीका, सोने का अवधि कितना सोता है, मल मूत्र कैसे उत्सर्जन करता है, ये सब व्यक्ति की आदत होता है। देखते हुइएगा जिसका खाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, कोई बहुत अच्छे से चबा चबा के खाता है, किसी का आदत रहता है बस मुँह में धारा और सीधा निकल गया, किसी का देखिएगा मल मूत्र जो है कोई व्यक्ति बैठ के त्यागता है, कोई मल मूत्र जो है क्या देखते हुइएगा कि कहीं भी खड़े खड़े स्टार्ट हो जाता है, मल मूत्र कहीं भी रोड के किनारे या कहीं भी ऐसे जगह पे करने लगेगा जहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो ये जो है व्यक्ति के आदत को दिखाता है, व्यक्ति कितना सोता है, दिन भर सोते रहता है या कैसा है, तो ये उसके आदत को भी दिखाता है, समझ गए ना। जिससे व्यक्ति के व्यवहार और उसके बाहरी रूप जो है दिखता है, समझ गए। नेक्स्ट है प्रवेश स्थिति। अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं ऑफिस में इंटरव्यू देने, अब अचानक से जो है बिना किसी के परमिशन लिए हुए जो है अचानक से रूम में ऑफिसर के रूम में घुस जाएंगे बिना किसी अनुमति के लिए हुए, तो क्या हो गया, आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, समझ गए ना। बलपूर्वक आप सीधा चल गए या फिर आपके अंदर जो है कोई नॉलेज नहीं है, आपका बिहेवियर वहाँ पर पता लगता है कि आप किस बिहेवियर के हैं कि सीधा बिना किसी से परमिशन लिए सीधा अंदर घुस गए। तो ये प्रवेश स्थिति भी बताता है, समझ गए। प्रवेश स्थिति या तो अपनी इच्छा से चले जाएंगे या बलपूर्वक अंदर जाएंगे या प्रेरित करके लाया गया है, तो ये जो है व्यक्ति को पता चलता है, समझ गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखिएगा साक्षात्कार के दौरान अवस्था। साक्षात्कार के दौरान ये जो है कैसा अवस्था है व्यक्ति का, साक्षात्कार के दौरान खुली और बंद, मतलब व्यक्ति जो है खुली और बंद अवस्था में है, तो इस चीज़ का भी देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है चेहरे की अभिव्यक्ति। व्यक्ति का फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, क्या वह खुशीनुमा है या भावविहीन है, उसके अंदर मतलब होपलेस है, समझ गए ना, या चिंतित है बहुत ज़्यादा या उदास है। तो व्यक्ति के भाव यानी भाव भी व्यक्ति का जो है एक्सप्रेशन भी है जो है व्यक्ति के व्यवहार को या उसके रूपरेखा को बताता है, समझ गए। तो ये सब हम लोग अभी ए पॉइंट में ही देख रहे हैं, उसके रूपरेखा और व्यवहार को तय करने वाले चीज़ों को, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिएगा अब व्यक्ति के चाल के द्वारा पता किया जाता है कि व्यक्ति कैसे जो है बिहेव का है। तो जो छोटे छोटे कदमों से विश्वास युक्त चलता है या कोई जो है तेज़ी से लड़खड़ाहट युक्त चलेगा, तो ये जो है चाल से भी आप पता कर सकते हैं किसी के बिहेव को, समझ गए। नवा पॉइंट है निकटता सौहार्द, तुरंत कठिन स्थापित नहीं, ठीक है ना। अब व्यक्ति आपके अंदर किसी के साथ जो है सौहार्द बनाने कितना कठिन हो रहा है या जल्दी आप किसी के साथ घुल मिल जा रहे हैं या जो है तुरंत, समझ गए ना, या बिल्कुल स्थापित ही नहीं होगा, तो ये व्यक्ति को बताता है उसके बिहेवियर को, उसके रूपरेखा को कि वह किसी के साथ कितना ज़्यादा घुल मिल जाएगा या फिर कठिन होगा या स्थापित ही नहीं कर पाएगा संबंध, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा दृष्टि संपर्क है। दृष्टि संपर्क अथवा दृष्टि संकेत समान है, अस्थिर है, अटपटे है, कठिन है। जैसे नहीं कहता है कि नज़र से नज़र मिलाओ या ऑफिसर के सामने जाएं तो अपनी नज़र को झुका ले, तो इससे व्यक्ति के भाव उसके बिहेव को पता चलता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका हो गया यहाँ पे 11 पॉइंट है। अब इसमें से आपको जितना याद रहेगा किसी के बिहेव को आप कैसे तय कर सकते हैं, किन किन चीज़ें से, उसके चाल से, उसके आदत से, उसके स्वच्छता से, उसके
उसके बोल चाल से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, इन सारे चीज़ों को जितना जितना याद आएगा आप उसके आदत में लिख दीजिएगा। तो एक साइकोलॉजिस्ट जो है उस किसी व्यक्ति के व्यवहार को या उसके रूपरेखा को जो है तय करता है इन्हीं 11 पॉइंटों से। समझ गए कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बी नंबर देखिएगा, आवाज़ व बातें करना। आवाज़ व बातें करना। अब बी जो है इस यहाँ व्यक्ति से जो है क्या किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति में जो है उसके आवाज़ और बात करने के टेक्निक कैसा है इससे जो है पता किया जाता है। जैसे बोलने की प्रक्रिया, स्वतः हिचका के बोलना या मौन रहना। ठीक है ना। आवाज़ व बात करना, पहला था बिहेवियर को पता करना, अब जो है यहाँ पे उसके आवाज़ को और बात को पता किया जाएगा। जैसे बोलने की प्रक्रिया, स्वतः हिचकना, मौन। समझ गए ना, मतलब व्यक्ति कैसा बोल रहा है। समझ गए ना, या वह ऑटोमेटिक बोलने लग रहा है सामने आते ही, या हिचिक हिचिक रुक रुक के बोल रहा है, या बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है। तो ये बोलने की प्रक्रिया हो गया। समझ गए पहला। दूसरा बोलने या देखिए क्या है पॉइंट, आवाज़ व बात करना। आवाज़ व बात करना तो व्यक्ति के बोलने के प्रक्रिया में वह स्वतः बोलने लगेगा या हिचक के बोलेगा या मौन होगा। अब ये आवाज़ या बात करना में उसका दर कैसा होगा, क्या वह समान बात कर रहा है या बिल्कुल उससे भी कम बात कर रहा है या बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ से बात कर रहा है, आवाज़ दे रहा है। ठीक है ना। तो ये दर से पता किया जाता है। समझ गए। चलिए तीसरा पॉइंट है प्रतिक्रिया समय। व्यक्ति जो है किसी के बातों पर कितना जल्दी प्रतिक्रिया दे रहा है तो ये पता किया जाता है समान, अति अल्प, देर से, स्पष्ट। मतलब किसी के बातों को जो है कोई कितना जल्दी प्रतिक्रिया दे रहा है, ये प्रतिक्रिया से पता चलता है उसके बातों को। समझ गए ना, उसको उसके बात और आवाज़ से। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चौथा है स्पष्टता व संबंध। स्पष्ट व संबंध मतलब संपर्कहीनता, मतलब आप किसी के साथ अपने बात को कितना ज़्यादा स्पष्टता से रख सकते हैं और कितना ज़्यादा अच्छे से संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये आपको बताता है कि आप स्पष्ट और संबंधित होंगे या फिर संपर्कहीनता होंगे, यानी आपकी बातों को कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है होता है स्पष्ट व संबंध। समझ गए। प्रासंगिक का मतलब होता है कि पूर्ण प्रासंगिक या कभी कभी अप्रासंगिक या पूर्णतः अप्रासंगिक। मतलब जो व्यक्ति बात बोल रहा है सामने वाला साइकोलॉजिस्ट के सामने में, या उसका जो प्रासंगिक तरीके से उसका या तो पूर्ण प्रासंगिक होगा या कभी कभी प्रासंगिक बोलेगा, या पूर्णतः जो भी बोलेगा वह सब के सब अप्रासंगिक होगा। ठीक है ना। चलिए ये हो गया। छठा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बोलने का तरीका। व्यक्ति का आवाज़ या जो बात करने में जो बोलने का तरीका है उसका जो है कैसा है, या प्रलोभन वाला है या धमकी भरा है या आदेश देने वाला है। देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति आवाज़ लगाता है या बात करता है तो कोई बहुत ज़्यादा जो है रोष में धमकी भरा बात करता है, या फिर वो प्रलोभन लोभ दे दे कर जो है क्या करता है, बात करता है, या फिर जो कोई आदेश देता है तो वह तेज़ आवाज़ में आदेश देता है, ऑर्डर देता है। तो ये बोलने का तरीका होता है कि व्यक्ति किसी के साथ कैसे बात करता है, या धीमे धीमे बात करता है या प्रलोभन देकर बात करता है। समझ गए ना। चलिए ये सब आपको लिखना होगा बात करने और आवाज़ लगाने में। सातवां है लहजा और प्रबलता, मतलब टोन, व्यक्ति का टोन। अब देखिए आप किसी के सामने भले ही आप अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि हम नॉर्मल ही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला को लगता है कि आप जो है आपका टोन गलत है, बोलने का तरीका आपका जो है बहुत ज़्यादा प्रबलता है, हाई है, तो उसको जो है आप सही भी बोलेंगे और तेज़ी से बोलेंगे और कड़क आवाज़ में बोलेंगे तो सामने वाला को बुरा लग जाएगा। तो इसलिए आवाज़ और बात से व्यक्ति के पता चलता है उसके मानसिक स्थिति को। समझ गए ना। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे सी देखते हैं मनोदशा। मनोदशा का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो मन का जो दशा है, स्थिति है, वो कैसा है। समझ गए ना। तो पहला हम लोग देखे थे क्या चीज़, बिहेवियर। समझ गए ना, रूप और बिहेवियर। दूसरा हम लोग देखे हैं आवाज़ और बात करना। तीसरा हम लोग देख रहे हैं मनोदशा। मनोदशा कहा जाए तो समान और ऊपर। मनोदशा व्यक्ति का कैसा होता है तो समान होना चाहिए, ऊपर है या नीचे है। ठीक है ना। चलिए देखिए पहला है मनोदशा के प्रकार। तो मनोदशा के जो प्रकार हो सकता है वह चिंतित मनोदशा हो सकता है। मनोदशा मतलब क्या कि मन की स्थिति, मन किस स्थिति में है, मन चिंतित में है या भयग्रस्त है या उग्र है या उदासीन है या बहुत खुश है। तो ये मनोदशा के प्रकार होता है। समझ गए ना। मनोदशा मतलब मूड। समझ गए ना। तो इसी में है आपके मनोदशा को चेक किया जाता है कि आपके मनोदशा किस प्रकार का है, चिंतित है, भयग्रस्त है, उग्र है, उदासीन है या खुश है। समझ गए ना। तो ये सब होगा तो आपका मन जो होगा मानसिक स्तर कमज़ोर होगा। अगर आपका मन का स्थिति खुशनुमा है तो मतलब आपका मानसिक स्थिति जो है सही होगा। समझ गए। तो ये मनोदशा के प्रकार हैं।
नेक्स्ट देखिएगा मनोदशा का बनावट, मनोदशा का जो है बनावट कैसा होता है, समझ गए ना, ये है। उसके बाद देखिएगा तीसरा है मनोदशा का अस्थायित्व, मतलब मन का स्थिति जो है अस्थायित्व है या अस्थायित्व है, मतलब परिवर्तनशील है। तो यह मन का स्थिति है, समझ गए, कि अस्थायी या अस्थायी, समझ गए, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, समझ गए। मनोदशा हो गया। अब यहाँ पे विचार है, विचार कहा जाए तो थॉट, किसी भी व्यक्ति में उसके विचार के द्वारा भी जो है आप उसके मानसिक स्तर का परीक्षण कर सकते हैं कि व्यक्ति का जो है मानसिक स्तर किस कैटेगरी का है, उसका सोच कैसा है, समझ गए ना, इससे तय कर सकते हैं उसके मानसिक स्तर को, समझ गए। पहला है विचारों की विषय वस्तु, इच्छाएं, उत्पीड़न, आत्महत्या आदि, असहायता, निराश, अपराध, व्यर्थता, गौरव, विषय, विनाश, ये सब जो है व्यक्ति के विषय वस्तु कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। तो ये जो है आपके होते हैं विचार, समझ गए। दूसरा है विचार का स्तर क्या है, शंका वाला है या विभ्रम वाला है या अपराध वाला है या फिर जो है रोग भ्रम वाला है या भय वाला है, मतलब विचार का, व्यक्ति के विचार का स्तर कैसा है, समझ गए ना, तो ये जो है बताता है। तीसरा है विचार की धारा क्या है, समझ गए ना, मतलब किस प्रकार का विचार है, आपका विचार काफ़ी ज़्यादा उड़न में है या मंद है या फिर जो है नियोलॉजिज्म वाला है, ठीक है ना। तो ये तीसरा आपका जो है यहाँ पे डी जो है थॉट यहाँ पे समाप्त होता है, समझ गए। चलिए, विचार से भी किसी व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है अवबोधन, परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब है कि भ्रम, भ्रांतियाँ, विभ्रम, गलत धारणाएं, आत्मवंचना, आत्म अनुभवहीनता, समझ गए ना। देखिए ई नंबर का है परसेप्शन है, व्यक्ति के अपने मन में अपने प्रति कौन कौन से अवधारणाएं बन जाता है, अवबोधन हो जाता है। जैसे भ्रम, भ्रम भी एक प्रॉब्लम है, भ्रांतियाँ भी एक प्रॉब्लम है, विभ्रम भी एक प्रॉब्लम है, समझ गए ना। और गलत धारणाएं बन सकता है, आत्मवंचना, आत्म अनुभवहीनता, इस सब व्यक्ति के अंदर जो है एक परसेप्शन, एक अवबोध होता है, समझ गए। एफ नंबर में यहाँ पे देखिएगा अंतर्दृष्टि, मतलब इनसाइट, इनसाइट आप लोग समझिए कि रोगी द्वारा अपने व्यक्ति, स्थान, रोग के कारण व रोग की वर्तमान स्थितियों की समझने की क्षमता अंतर्दृष्टि कहलाती है। अंतर्दृष्टि क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का अगर मेंटल परीक्षण करना है तो आप उसको जो है, आप अगर एक साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकेट्रिस्ट है और उसके आप मानसिक स्तर का परीक्षण कर रहे हैं, तो इनसाइट एक तकनीक है, एक रूपरेखा है जिससे आप उसके मेंटल स्तर का पता कर सकते हैं। जैसे उसको कहेंगे कि आप, हम जान रहे हैं उसके बारे में कि हाँ इसको जो है ये चीज़ अटैक किया है, ये चीज़ें हुआ है, तो इसी चीज़ को हम उससे पूछेंगे कि आप बताइए आपको क्या हुआ है, आपको जो है आपके साथ क्या है, आपके अंदर क्या अनुभव हो रहा है, समझ गए। अगर वो सही बताता है, मतलब उसके अपने वास्तविक स्थितियों के बारे में ज्ञान है, उसके अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी रोग है, उसको अपने बारे में समझ है, उसका ज्ञान है, और यही अंतर्दृष्टि कहलाता है, समझ गए। लेकिन अगर वो चीज़ें गलत बता रहा है, वो जो है हट के बता रहा है बिल्कुल, मतलब उसको जो है अपने अंदर के जो भी रोग है, जो भी स्थिति है, उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो गलत बता रहा है, मतलब उसके अंदर जो है इनसाइट ख़त्म हो चुका है, मतलब उसके अंतर्दृष्टि, अपने आप को समझने, अपने आप को स्थिति को समझने का क्षमता ख़त्म हो गया है, मतलब उसका मेंटल जो स्थिति है वो गड़बड़ा गया है, समझ गए। यही अंतर्दृष्टि से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी नंबर, ध्यान केंद्रन। अब जो है ध्यान केंद्रन किसी भी व्यक्ति का कैसा है, स्थिर है या अस्थिर है। स्थिर होगा मतलब उसका मेंटल जो स्तर है वो सही है। अगर उसका ध्यान संकेंद्रन मतलब कंसंट्रेशन अगर गलत है और स्थिर है तो उसका मेंटल प्रॉब्लम है, समझ गए ना, ये है। नेक्स्ट है एच नंबर, स्मरण शक्ति, मेमोरी। किसी भी व्यक्ति का मेमोरी पावर कितना मजबूत है, मतलब वह अपने पुराने चीज़ों को चेतना स्तर में लाने के बाद जो है वह उस चीज़ को याद कर रहा है या नहीं, मतलब पुनः स्मरण करने के बाद उसको वो चीज़ें दिमाग में आ रहा है वापस से या नहीं आ रहा है। अगर आ जा रहा है रिकॉल करने पर तो मतलब मेंटल कंडीशन सही है। अगर रिकॉल करने पर हमारे पहले की बातें जो कि कॉन्शियस क्षेत्र में स्टोर रहता है मेमोरी में, अगर वो बातें हमारे याद करने के बाद भी, पुनः याद करने, स्मरण करने के बाद भी हमारे कॉन्शियस क्षेत्र में नहीं आ रहा है, मतलब हमें नहीं याद हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा स्मरण शक्ति प्रभावित हो गया है, समझ गए। और यह जो है नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता का मतलब है कि किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थिति का आकलन व प्रतिक्रिया करने का योग्यता निर्णय क्षमता कहलाता है। निर्णय क्षमता का मतलब होता है कि किसी भी स्थिति में जो है अपने परिस्थितियों को
अपने योग्यताओं से निर्णय लेना ही जो है निर्णय क्षमता कहलाता है। समझ गए ना। प्रतिक्रिया देना, किसी परिस्थिति में भी जो है प्रतिक्रिया करना अपने परिस्थितियों में, समझ गए ना, यही निर्णय क्षमता कहलाता है। अगर किसी का मेंटल लेवल अगर अच्छा होगा तो वह जो है आसानी से किसी भी चीज़ को जो है निर्णय ले लेगा, ठीक है ना। अगर गड़बड़ा जाएगा तो नहीं ले पाएगा। तो ये जो है आपके 9 पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है। समझ गए ना। कौन कौन ध्यान में रखना, समझ गए। अभी तक मैं जितना पॉइंट पढ़ाया है वो कम से कम ज़रूर याद रखना है। कौन कौन याद रखना है? रूप और व्यवहार, बातें और आवाज़ करना, ठीक है ना। इंसाइट, ओके। इंसाइट के बाद आपको याद रखना है मैंने जितना बताया, निर्णय क्षमता, स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्रण, इंसाइट, अवबोधन, विचार की धारा, विचारों का स्तर, विचार है। उसके बाद विचार के बाद मनोदशा है। ओके ओके ओके, चलिए। और नेक्स्ट है आवाज़ या बात करना, ठीक है ना। इसी प्रकार से सब ए से लेकर आई तक जितना है सबको याद रखिएगा और उसके अनुसार जितना आपको नॉलेज होगा उसमें लिख दीजिएगा। ओके। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा प्रश्न पढ़ना है। चलिए आज हम लोग पोलियोमेलाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है पोलियोमेलाइटिस। ओके, चलिए देखिए पोलियोमेलाइटिस होता क्या है। माय डियर, पोलियोमेलाइटिस को हम लोग पोलियो भी कहते हैं, तो इतना कंफ्यूज मत होइएगा कि यह पोलियोमेलाइटिस दिया है तो आखिर पोलियो क्या होता है। वही है, आम भाषा में कहा जाए तो पोलियो कहा जाता है और मेडिकल भाषा में कहा जाए तो पोलियोमेलाइटिस कहा जाता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। अब पोलियोमेलाइटिस यह भी एक संक्रामक रोग है, यह वायरस जनित होता है। अब संक्रामक रोग की मतलब आप ये मत समझिएगा कि फैलता है। संक्रामक रोग में बैक्टीरिया से भी फैल सकता है, वायरल से भी फैल सकता है, कुछ जो है आपके फंगस भी जो है उत्पन्न करता है। तो पोलियोमेलाइटिस यानी पोलियो क्या होता है? पोलियोमेलाइटिस यानी पोलियो जो है पोलियो वायरस जनित संक्रामक रोग है। यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है। यह जो है क्या है? संक्रामक रोग है, ठीक है। यह रोगी के पाचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब तंत्रिका तंत्र मतलब क्या समझे? इसमें ब्रेन भी आ जाएगा और इसमें आपका स्पाइनल भी आ जाएगा, रीढ़ की हड्डी। तो तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल को भी पोलियो प्रभावित करता है और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम को भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा, पोलियोमेलाइटिस एक संक्रामक वायरस जनित रोग है जिसमें रोगी के पाचन तंत्र के साथ साथ में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है, आप लोग के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम इसको देखेंगे कि यह रोग, इसका रोग होने का कारण क्या है और इसके जो है पैथोजन मतलब ट्रांसमिशन यह कैसे होता है, कैसे फैलता है व्यक्ति में। माय डियर, पोलियो का रोग कारक पोलियो वायरस होता है। सबसे पहले इसके रोग कारक में अगर आपसे पूछेगा तो लिखिएगा पोलियो का जो रोग कारक जो जीवाणु होता है वह पोलियो वायरस होता है। ओके। अब जो ये पोलियो वायरस होता है यह किस प्रकार का वायरस है? हम लोग जानते हैं वायरस एक डीएनए प्रकार का और एक जो है आरएनए प्रकार का होता है, ठीक है। तो जो पोलियो वायरस है यह आरएनए प्रकार का वायरस होता है, ठीक है ना। यह मस्तिष्क के ग्रे मैटर पदार्थ को प्रभावित करता है, यानी जो ब्रेन में जो हमारा ग्रे मैटर होता है उसको जो है क्या करता है, ये प्रभावित करता है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। ग्रे मैटर कहा जाए तो CASF जो भरा रहता है ना उसको जो है यह प्रभावित करता है, ठीक है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को जो है प्रभावित करता है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन की बात किया जाएगा कि यह कैसे फैलता है। तो पोलियो जो है ओरल फीकल रूट द्वारा फैलता है, यानी मुंह और मल मार्ग द्वारा फैलता है, समझ गए। अतः पोलियो का प्रसार संक्रमित भोजन से, हाथ से, पानी से इत्यादि से होता है। इसके साथ ही ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा भी पोलियो होता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका पैथोजन यानी रोग कारक क्या होता है और ट्रांसमिशन इसका प्रसार कैसे होता है, ठीक है। तो प्रसार में वही है कि यह मुंह और मल मार्ग द्वारा फैलता है और यह ड्रॉपलेट संक्रमण से भी फैलता है। मुंह और मल मार्ग का मतलब है कि संक्रमित भोजन लेना, संक्रमित हाथों से भोजन करना, संक्रमित पानी लेना, ये सबसे जो है मुंह और मल के द्वारा ये फैलता है। ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा भी यह फैलता है, ठीक है। तो इसको जो है याद रखिएगा, ये मैंने बता दिया। आगे चलिए, अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दे दिए हैं, टेंशन नहीं है आपको। रही बात इनक्यूबेशन पीरियड, आप लोग उद्भवन अवधि फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। उद्भवन अवधि में होता यह है कि जब कोई संक्रमण शरीर में प्रवेश करे,
प्रवेश करने से लेकर और इसके लक्षण दिखने तक की जो अवधि होता है उसी को जो है हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मान गए यह कोई संक्रमण है, ठीक है, सूक्ष्म जीव है, शरीर में यह यहाँ पे प्रवेश किया, ठीक है, पहले दिन प्रवेश किया और जाकर जो है इसके 7वें दिन जो है इसका लक्षण दिखा कि हाँ यह फलाना रोग है। तो कितना समय लिया? 1 से 7 दिन लक्षण देखने में कितना समय ले लिया? 1 से लेकर 7 दिन, ठीक है ना। तो यही जो है आपका इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है। ओके, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड पोलियोमाइलाइटिस का 7 से 14 दिन का माना गया है, परंतु यह कोई निश्चित नहीं होता है। यह मुख्यतः बाल अवस्था में 6 माह से 3 वर्ष की आयु में कभी भी हो सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात किया जाए तो इसका 7 से 14 माना गया है, परंतु इसका कोई निश्चित नहीं है। यह बच्चे में ज़्यादातर 6 से 3 माह के आयु में होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। ये हो गया आपका, इंग्लिश दे रखे हैं। अब इसके बातें आती है लक्षण की कि पोलियो वाले इफेक्टेड पेशेंट को कौन कौन से लक्षण जो है आते हैं। तो लक्षण की बात किया जाएगा तो पोलियो में 2 अवस्था 2 स्टेज में लक्षण दिखते हैं। पहला जो स्टेज होता है वह प्री पैरालिटिक स्टेज होता है, लकवा से पूर्व की अवस्था, यानी इसमें 2 अवस्था होता है। एक ऐसा अवस्था होता है जहाँ पे अभी पेशेंट को लकवा नहीं मारा होता है। लकवा यूँ कहा जाए पैरालिसिस, यानी हाथ या पैर या मुंह कहीं भी जो है उसमें सूख जाता है, उसमें का जान प्राण खत्म हो जाता है, वह जो है बेजान हो जाता है। देखते होइएगा कि जिसको पहले पोलियो लगता था तो उसका हाथ पैर टेढ़ा हो जाता था, हाथ वो अंग सूख जाता था, उस पतला हो जाता था, बिल्कुल उसमें जान प्राण नहीं रहता था, ठीक है ना। तो यही पोलियो मार देता था तो हो जाता था। तो यही जो है पैरालिटिक फेज होता है। तो एक पैरालिटिक फेज से पहले होता है जिसे प्री पैरालिटिक कहते हैं। यहाँ पे पेशेंट को अभी पैरालिसिस नहीं मारा रहता है, ठीक है। लेकिन जब दूसरे स्टेज में जाता है पेशेंट तो वहाँ पे जब इलाज वगैरह अगर नहीं करवाया जाता है तो वही दूसरे स्टेज में जब प्रवेश कर जाता है तो वह पेशेंट के किसी अंग को पैरालाइज्ड कर देता है, लकवाग्रस्त कर देता है। तो 2 अवस्था है, एक है लकवा से पूर्व की अवस्था और एक है लकवा से बाद की अवस्था। तो पहला है लकवा से पूर्व की अवस्था। अब मान गए अभी लकवा नहीं हुआ है तो अभी क्या क्या लक्षण दिखेगा। तो अभी लकवा नहीं है तो यह गले में खराश उत्पन्न करता है, ठीक है, उल्टी होगा, जी मिचलेगा, दस्त आएगा, बुखार आएगा, पसीना अधिक आएगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, गर्दन में कड़ापन लगेगा, ठीक है ना, अति संवेदनशील बढ़ेगा, सीए से प्रेशर बढ़ेगा, धड़कन तेज बढ़ेगा। तो ये सब जो है आपके लकवा से पूर्व का लक्षण है, या यूँ कहा जाए तो ये आपको पोलियो का शुरुआती लक्षण में देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं, और ये सब आसान चीज़ें हैं। लकवा से पूर्व की अवस्था में गले में खराश होना, ठीक है, जी में चलना, उल्टी होना, दस्त लगना, बुखार आना, अत्यधिक पसीना आना, चिड़चिड़ापन होना, गर्दन में कड़ापन लगना, ठीक है, अति संवेदनशील होना, सीए से प्रेशर बढ़ जाना, तेज धड़कन होना। तो ये सब जो है आपके अभी लकवा से पूर्व की अवस्था है। लेकिन अभी तक अगर इनमें से किसी चीज़ का जान पहचान कर अगर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो वह दूसरे अवस्था में चला जाता है जहाँ पे पेशेंट को लकवा लग जाता है, यानी वह पैरालिसिस का स्टेज हो जाता है। पैरालिसिस स्टेज में क्या लक्षण दिखते हैं कि पेशेंट को जब पैरालिसिस हो जाता है तो उसको चलने में कठिनाई होने लगता है, डिजेबिलिटी होने लगता है, निगलने में कठिनाई होता है, हाथ पैरों में गति कम हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाता है पेशेंट, ठीक है। तो हाथ या पैर या गर्दन कहीं भी पैरालाइज हो सकता है जहाँ पे वो अंग बिल्कुल बेजान हो जाएगा, वो अंग से कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही जो है आपके दूसरे स्टेज में पोलियो के हो जाता है। बड़ी खतरनाक, समझ गए। चलिए, वैसे अभी हमारे देश में पोलियो को उन्मूलन किया जा चुका है, ठीक है ना। निदान में क्या है, इसके डायग्नोसिस की क्या बात होती है। तो इसके निदान में शारीरिक परीक्षण, लक्षणों की जांच, रक्त जांच, ये 3 सब बीमारी में आपको देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 सब बीमारी में लिखिएगा कि शारीरिक परीक्षण, इतिवृत्ति लेना, लक्षणों की जांच, रक्त की जांच, ठीक है। इतना 4 सब में लिखिएगा। आगे है मल की जांच होगा, क्योंकि यह ओरल और फीकल दोनों मार्ग से फैलता है, तो मल का भी जांच होगा। सीएएस सब का भी जांच किया जाएगा, क्योंकि इसमें पता लगता है कि
संक्रमण जो है CASF को कितना प्रभावित किया है। तो चूँकि यह ज़्यादातर जो पोलियोमेलाइटिस जो पोलियो वायरस है वह ग्रे मैटर को ही प्रभावित करता है, मस्तिष्क के या स्पाइनल के, यानी यही CASF को प्रभावित करता है। तो इसको जो है जांच किया जाता है, ठीक है। तो यही जो है आपका इसका जो है क्या हो गया, निदान हो गया। यही कुछ निदान है, देख लीजिए। जटिलता की बात किया जाए कॉम्प्लिकेशन में, तो कॉम्प्लिकेशन मतलब हायर रिस्क हो जाता है। पेशेंट को लकवा लग जाता है, यानी शरीर का कोई अंग में सूनपन आ जाएगा, वो अंग काम करना बंद कर देगा, वो अंग में जो है नस से सूख जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, ठीक है। तो लकवा लग जाता है, वो अंग जो है पतला दिखने लगेगा। पेशेंट को फेफड़ा में संक्रमण हो जाएगा, निमोनिया होने लगता है, विकलांगता आ जाता है, डिजेबिलिटी आ जाता है, रिस्पायरेटरी फेलुअर कर जाता है, ठीक है। और लास्ट में पेशेंट को डेथ हो जाता है अगर ज़्यादा परेशानी हो जाए तो ये सब जटिलता है। जटिलता आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको 4-5 बीमारी के नाम दे देगा, कहेगा कि 3-3 जटिलता सबके लिखे 10 नंबर में, तो फिर आपको अगर नहीं पता रहेगा तो कहाँ से जटिलता लिख पाइएगा। इसलिए जटिलता भी इम्पोर्टेंट है, लक्षण भी इम्पोर्टेंट है, कारण भी इम्पोर्टेंट है। ये सब को अलग अलग करके भी पूछ सकता है। 5 बीमारी के नाम दे देगा, कह देगा कि इसमें से जटिलता और लक्षण या कारण को बताएं, कारण और जटिलता को बताएं। 5 बीमारी है, कहेगा कि 3-3 कारण और जटिलता बताए। तो जब आपको जटिलता और कारण पता रहेगा तब ना लिख पाइएगा। तो यही चीज़ें हैं। तो जटिलता भी इम्पोर्टेंट है, कारण भी इम्पोर्टेंट है, लक्षण भी इम्पोर्टेंट है। आप इतना हल्के में ले रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आपको बहुत परेशानी होगा आगे, समझ लीजिए। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप लोग के लिए ही कह रहा हूँ। तो निदान ये जटिलता हो गया आपका, मैंने बता दिया। आगे चलिए, अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोलियो के रोकथाम करने के लिए पोलियो के लिए वैक्सीन भी चलता है, ठीक है ना। तो रोकथाम में प्रत्येक शिशु को टीकाकरण के दौरान निर्धारित समय पर ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की 2 बूंद अवश्य पिलाई जाती है, और इसीलिए इसे कहा जाता है 2 बूंद जिंदगी का, ऐसे ही कुछ कहा जाता है ना। तो प्रत्येक शिशु को जब टीकाकरण जब इम्यूनाइजेशन के लिए जाएं तो वहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन का जो 2 बूंद है ज़रूर पिलाएं। यह क्या करता है कि पोलियो को रोकथाम करता है। दूसरा है, पोलियो के टीके को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन मेंटेन कर रखना चाहिए। अब आपको जो ओरल जो आप बच्चे को 2 बूंद देते हैं, यह जो है प्रभावशाली इफेक्टिव बना के इसे रखना चाहते हैं, तो इसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो ये कुछ रोकथाम है। बाकी रोकथाम में और चीज़ लिख सकते हैं रोकथाम में और सारे चीज़ लिख सकते हैं। चूँकि यह ओरल और फीकल मार्ग से फैलता है, तो गंदगी से बचाए, संक्रमित भोजन से बचे, ठीक है, साफ़ सुथरा रखें, बच्चे को जो है गंदगी से दूर रखें। इस सब चीज़ और लिख सकते हैं, रोकथाम में लिखिएगा आप लोग ज़रूर, ठीक है। चलिए, उपचार की बात किया जाए, ट्रीटमेंट की। चलिए ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं। रोगी में यूरिनरी ट्रैक्ट के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, नॉरफ्लोक्सासिन, सेफेक्जिम, ओफ्लोक्सासिन। ये सब क्या करता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट UTI के इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है। तो UTI के इन्फेक्शन के लिए नॉरफ्लोक्सासिन, सेफेक्जिम यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि मूत्र मार्ग में भी यह संक्रमण फैल सकता है। दूसरा है, रोगी में अन्य संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक्स दी जाती है अलग अलग। ओके, तीसरा है, रोगी को लाक्षणिक प्रबंध करना चाहिए, यानी रोगी के उसके लक्षण का प्रबंध करना चाहिए। लक्षण का प्रबंध, अगर दर्द हो तो एनाल्जेसिक देंगे, बुखार हो तो जो है एंटीपायरेटिक्स देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट का जो है चक्कर आए, शरीर के गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, शरीर अशांत रहे, तो शांत करने के लिए सीडेटिव दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, शामक दवाइयाँ। चौथा है, एक्सट्रेमिटीज में लकवा हो, मतलब निचले अंगों में अगर लकवा हो तो उसके लिए कृत्रिम उपकरण की सहायता से जीवन को व्यतीत करने के लिए रोगी को प्रशिक्षित किया जाता है। चौथा उपचार यही है कि जब लकवा लग जाता है तो उसका कोई उपचार ना होता है, ठीक है। जब कोई अंग में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, वह अंग जो है सूखने लगे, पैरालाइज्ड हो जाए, तो उसका कोई लक्षण नहीं है। फिर उसको जो है व्यक्ति को शिक्षा दिया जाता है, सांत्वना दिया जाता है, और उसको जो है उसी के थ्रू लाइफ जीने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है। उसके लिए उसे जो है अलग अलग उपकरण की सहायता से उसे जो है चलना सिखाया जाता है, जीवन व्यतीत करना सिखाया जाता है, ठीक है। तो यह जो है आपके जो है जैसे बैसाखी वगैरह हो गया ना, देखते होइएगा कि बैसाखी वगैरह लेकर पेशेंट चलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अलग अलग उसमें बैसाखी आता है, ठीक है, तो वह लेके जो है आदमी
चलता है जब उसके पैरालाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसके प्रबंध कर सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। रोकथाम में 2 ही पॉइंट लिखा था, लेकिन आप जो है और लिखिएगा। मैंने जो बताया कि संक्रमण से दूर रखे, बच्चे को गंदगी से दूर रखे, ठीक है, भोजन को जो है ढक कर रखे, पानी जो है गंदगी पानी से दूर रहें, तो इस सब रोकथाम में लिखिएगा आप। ओके। उपचार मैंने बार बार बताता हूँ कि लक्षण और कारण के आधार पर आप उपचार लिखेंगे, दवाई लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया। नर्सिंग प्रबंध आपको खुद से लिखना है। एक पोलियो मारे हुए पेशेंट के लिए आप लक्षण प्रबंध कैसे लिखेंगे, ठीक है, आपको लिखना है। ओके, चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। 2 प्रश्न अच्छे से समझा दिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।